प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आज मैं सीखना या अधिगम से संबंधित वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इससे पहले हम लोगों ने बुद्धि सीरीज के 3 और उससे पहले अवृद्धि और विकास के 3 साथ साथ मनोविज्ञान के भी वीडियो को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और आपने हमें अपार प्यार और स्नेह दिया था और साथ साथ आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वॉच किया था, देखा था। उससे हमारा उत्साह बढ़ा था और उम्मीद करते हैं कि अधिगम या सीखने सीरीज के जो भी 4-5 वीडियो हमारे आपके समक्ष जाएंगे उसको भी आप अच्छे तरह से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अधिगम सीरीज का या सीखने के सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अधिगम क्या है या सीखना क्या है, अधिगम का अर्थ, अधिगम के परिभाषा और अधिगम के प्रकृति और अधिगम के नियम। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अधिगम के सिद्धांतों को। क्रमवार एक एक वीडियो में हम लोग अधिगम के एक एक सिद्धांतों या दो सिद्धांतों को देखते जाएंगे। शुरू करते हैं, अधिगम किसे कहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है अधिगम या अधिगम किसे कहते हैं। एक बालक जब जन्म लेता है या जैसे ही जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वह किसी न किसी तरह का इस पृथ्वी पर अनुभव एकत्र करता है, अनुभव प्राप्त करता है, अनुभव एकत्र करता है। और जो अनुभव वह प्राप्त करता है जन्म के बाद से, जो अनुभव एकत्र करता है, वही अनुभव बाद में सीखना कहलाता है। अर्थात कहीं न कहीं अधिगम या सीखने में 2 चीज सन्निहित होते हैं या 2 कारक सन्निहित होते हैं, उसकी निरंतरता और उसकी सार्वभौमिकता। अर्थात अधिगम के लिए 2 तत्वों का होना अति आवश्यक है। एक है निरंतरता और दूसरा है सार्वभौमिकता। अर्थात सीखने के लिए निरंतरता और सार्वभौमिकता का होना बहुत जरूरी है। और वास्तव में बालक जब जन्म लेता है कि जन्म के साथ से ही उसको किसी न किसी तरह का यहाँ अनुभव मिलता ही है और किसी न किसी तरह का वह अनुभव एकत्र करता ही है। और वही अनुभव जो उसको वह एकत्र करता है, जिसको वह प्राप्त करता है, वास्तव में उस अनुभव के द्वारा उसके मानसिक प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहते हैं और वह वास्तव में सीखने के रूप में जाना जाता है। अब थोड़ा सा देखा जाए कि वास्तव में अधिगम या सीखने का अर्थ क्या है। सामान्यतः जब अधिगम की बात की जाती है, अधिगम के अर्थ की बात की जाती है, तो कहा जाता है बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद से सीखने की उसकी प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन एक मान्यता भी प्रचलित है, हम लोग भारत के लोग, और भारत में एक कहावत प्रचलित है, या हमने जब महाभारत हो रहा था तो महाभारत में एक चीज सुना था कि अभिमन्यु अपने माँ के पेट में थे और उस पेट में भी उन्होंने चक्रव्यूह को वेदना सीख लिया था। अर्थात ये एक उदाहरण मात्र है। यद्यपि मनोविज्ञान ये कहता है कि नहीं, जन्म के साथ सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन ये भी एक उदाहरण है कि अभिमन्यु अपने माँ के पेट में चक्रव्यूह को वेदना सुन लिए थे। यद्यपि अंतिम पॉइंट नहीं सुन पाए थे, फिर भी ये माना जाता है कि वास्तव में सीखने की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होता है। एक बालक, अब सीधा सीधा हम लोग देखते हैं कि वास्तव में सीखना क्या होता है। एक बालक किसी भी जलते हुए मोमबत्ती को छूने जाता है, उसे पकड़ लेता है। दोबारा जब उस तरह की मोमबत्ती जलती रहती है और उसे पकड़ने के लिए वह देखता है तो उसे वो नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब उसने उस जलते हुए मोमबत्ती को पकड़ा था, उस आग को पकड़ा था, तो उसका हाथ जल गया था और उसको अब अनुभव प्राप्त हो गया है कि उस तरह की कोई भी वस्तु को छुएंगे तो हमें कष्ट की अनुभूति होगी। अर्थात अनुभव ने उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। परिणाम स्वरूप अब वह उस तरह का कार्य नहीं करेगा।
अर्थात सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के या बालक के व्यवहारों में परिवर्तन है। जैसे एक व्यक्ति आम लेके जा रहा है और बंदर उसका आम उठा के लेके भाग गया। यह सीखना नहीं है, क्योंकि उसने सीखा नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति आम लेके जा रहा है और एक बालक जाके हाथ फैला करके उस चीज को मांगता है, उस आम को मांगता है, तो वास्तव में वह सीखना है, क्योंकि अनुभव से, लंबे अनुभव से उसने सीखा है कि हम किसी भी चीज को किसी से छीन कर नहीं लेंगे, हम उसको मांग लेंगे। और वास्तव में यही सीखना है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं या हमारे व्यवहारों में परिवर्तन होता रहता है, और जो हमारे व्यवहारों में परिवर्तन होता है उसे ही हम सामान्यतः मनोविज्ञान की भाषा में सीखना कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सीखने के परिभाषाओं को देख लेते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सीखने की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहला नाम स्किनर महोदय का आता है। और स्किनर महोदय ने कहा, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम या सीखना हमारे व्यवहारों में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उसके बाद से आया गेट्स महोदय आए, और गेट्स महोदय ने कहा कि वास्तव में अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अर्थात अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद से आए क्रानबैक महोदय, और क्रानबैक महोदय ने कहा, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहारों में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहारों में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद से आए वुडवर्थ महोदय, और वुडवर्थ महोदय ने कहा, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे वह स्किनर महोदय हो जिसने कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, और चाहे वुडवर्थ महोदय हो जिसने कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। वास्तव में सीखना व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों में सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया है। उसके बाद से आता है अधिगम की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग। अनुभव की प्रकृति कैसे होती है। जब हम नेचर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके परिभाषाओं के आधार पर हम अनुभव या अधिगम की प्रकृति की चर्चा करेंगे। अनुभव की प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि अधिगम या सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के साथ साथ जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है। यह एक अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, साथ साथ अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य जिस तरह से परिभाषाएं दी गई उसी हिसाब से अधिगम की प्रकृति के बारे में बताया भी गया, और कहा गया कि अधिगम तो एक मानसिक प्रक्रिया है, या एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, या विकास की सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, या एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की क्रिया है। वास्तव में अधिगम की यही प्रकृति है कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह एक उद्देश्य प्रक्रिया है, यह व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब आते हैं मुख्य रूप से मुख्य चीज पर कि अधिगम या सीखने के कौन कौन से नियम होते हैं, या सीखने के किस नियम के हिसाब से व्यक्ति अधिगम करता है या सीखता है। जब हम सीखने के नियमों की बात करते हैं तो संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, संसार में कोई ऐसा चीज नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, या कोई ऐसी चीज नहीं जो नियम से नहीं चलता। यहाँ तक कि प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं, उसी नियम के हिसाब से प्रकृति भी संचालित होती है।
सीखने के जहाँ तक नियमों की बात है, वास्तव में प्रकृति का भी कुछ न कुछ नियम होता है, जिस नियम के हिसाब से प्रकृति भी संचालित होती है, और उसी तरह से सीखने का भी कुछ नियम होता है। उसी हिसाब से नियम भी, उसी हिसाब से सीखना भी, या व्यक्ति सीखता भी है, या बालक सीखता भी है। ध्यान देने की बात है कि अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया गया, लेकिन या 50-60 वर्षों से सीखने के नियमों की खोज की गई या की जाती रही, लेकिन जो मान्यता जिस मनोवैज्ञानिक को सीखने के नियमों को मिला, जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसमें एक नाम आता है थॉर्नडाइक महोदय का नाम आता है, जिसने सीखने के 3 नियम दिए। 3 नियम दिए, जिन्होंने सीखने के 3 नियम दिए। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियमों को दिया। ये सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियमों को उन्होंने दिया था। सामान्यतः सीखने के 3 मुख्य नियमों का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए सीखने के नियम को ही मान्यता प्राप्त है, और ये सीखने के नियम 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम है। सबसे पहले देखते हैं सीखने के 3 मुख्य नियम। वास्तव में सीखने के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? सीखने के नियम या अधिगम के नाम आता है थॉर्नडाइक महोदय का, और जो 3 नियम सीखने के हैं उसमें तात्पर्यता का नियम, दूसरा उपयोग तत्परता का नियम, दूसरा ये तत्परता है, दूसरा उपयोग का नियम, और तीसरा परिणाम का नियम। जो सीखने के नियम दिए गए, वास्तव में वो पहला है तात्पर्यता का नियम, दूसरा है उपयोग का नियम। उपयोग के नियम के 2 भाग हैं, एक है अभ्यास का नियम और दूसरा है अनाभ्यास का नियम, और तीसरा है परिणाम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तात्पर्यता का नियम। वास्तव में जब हम तात्पर्यता के नियम की बात करते हैं, तो सीखने का जो नियम तात्पर्यता का नियम है, यह कहता है कि व्यक्ति जब किसी चीज को सीखने जाता है, तो वास्तव में अगर पहले से उसकी पूर्व तैयारी होती है तो वह उस चीज को सीख लेता है। अगर पहले से तैयारी नहीं होती है तो वह उस चीज को नहीं सीख सकता है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को जब सीखने जाता है, तो पहले से जब उसकी तैयारी होती है तो वह उस चीज को सीख लेता है, और अगर पहले से तैयारी उसका नहीं होता है तो वह उसे नहीं सीख सकता है। और इसलिए किसी भी चीज को सीखने जाने के लिए यह जरूरी है कि पूर्व तैयारी हमारी होनी चाहिए। और इसीलिए भाटिया महोदय ने कहा कि वास्तव में जो तात्पर्यता का नियम है, या तात्पर्यता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध में आधा विजय प्राप्त कर लेना है। अगर हम पहले से किसी चीज को करने जा रहे हैं और उसकी तैयारी हमारी पहले से है, तो आधा विजय तो हम वैसे ही प्राप्त कर लेते हैं, शेष जो आधा बचा होता है उसको हम वहां पर सीखते हैं। दूसरा है जो वह है उपयोग का नियम। जो कार्य हमारे लिए उपयोगी होते हैं उसको हम सीखते हैं, और जो हम कार्य हमारे लिए उपयोगी नहीं सी होती है उसको हम नहीं सीखते। इसका नाम एक और है वास्तव में अभ्यास का नियम और अनाभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम अर्थात हम किसी भी कार्य को जब बार बार करते रहते हैं तो लंबे समय तक हम उसको सीखे रहते हैं, या अभी नहीं भी सीखना होता तब भी हम उसको सीख लेते हैं। और अनाभ्यास का नियम, जिसको अभ्यास हम नहीं करते हैं उसको वो हम भूल जाते हैं। जैसे अभ्यास के नियम के बारे में कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जार पे सिल पर पड़त निशान। अर्थात करते करते अभ्यास में वो कुआं में पानी जो निकालने वाला होता है, रस्सी होता है, वो पत्थर के कुएं पर भी निशान वो रस्सी डाल देता है। वास्तव में उसी तरह से व्यक्ति अगर अभ्यास करता रहे तो वास्तव में वो किसी चीज को भूल नहीं सकता। और अनाभ्यास का नियम कहता है नहीं, हम अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो हम सारी चीजों को जो भी जान रहे हैं उसको भी भूल जाएंगे। तीसरा जो है सीखने का नियम, परिणाम का नियम, इसका नाम एक और है प्रभाव का नियम। प्रभाव
का नियम। वास्तव में यह नियम कहता है कि हम या हमारे लिए जो चीज उपयोगी होता है, जिस चीज का प्रभाव हमारे लिए अच्छा होता है, उसको हम सीखते हैं, या जो चीज हमारे जीवन में अर्थ या उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करता है उसको हम सीख लेते हैं, और जो चीज हमको संतुष्ट नहीं करता, जिसका प्रभाव हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है या जिससे हमारी संतुष्टि नहीं मिलता है, उसको हम नहीं सीखते। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी, कोई भी, हर का सीखने का एक नियम होता है, और बालक इन्हीं 3 नियमों से सीखता है। तत्परता के नियम से, उपयोग के नियम या अभ्यास अनाभ्यास के नियम से, या परिणाम के या प्रभाव के नियम से। ये तो 3 मुख्य नियम है। इसके अलावा 5 गौण नियम भी है। सीखने के 5 गौण नियम भी हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है, वास्तव में जो सीखने के जो 5 नियम है, वो नियमों में बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, और उसके साथ साथ 5वां है संबंधित प्रतिक्रिया का नियम। ये 5 गौण नियम भी सीखने को होते हैं। अध्ययन सामान्यतः सीखने के मुख्य नियमों का ही किया जाता है, और मुख्य नियम तत्परता का नियम, उपयोग का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम होता है। और इसको देने का श्रेय थॉर्नडाइक महोदय को जाता है। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियमों को दिया था। प्रिय मित्रों, साथियों, अग्रजों, एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हुए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम सीखने के सिद्धांत को लेकर के आएंगे, अधिगम के सिद्धांत को लेकर के आएंगे। इस सीरीज में 4, 5, 6, 7 वीडियो बनेंगे, सबको लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आपके भविष्य के लिए हमारा वीडियो कारगर हो, हमारे लिए और आप दोनों, हम आपके लिए भी उपयोगी हो, इस उम्मीद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।